प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी। ये अध्याय 7 है जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक हैं रामविलास शर्मा। तो चलिए इसका पहले हम इस चैप्टर का सारांश समझेंगे, फिर इस अध्याय से जितने भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उस प्रश्न का उत्तर भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहले हम इसका सारांश समझेंगे, फिर इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये शुरू होती है ना, सारांश हमारे सामने कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, है ना, यानी कि जो लोग ये चाहते हैं कि साहित्य में युग परिवर्तन हो, है ना, जो लकीर के फ़कीर नहीं बनने चाहते हैं, ठीक है ना, जो लकीर के फ़कीर नहीं बनने चाहते हैं, है ना, जो रूढ़ियाँ तोड़कर, जो भी रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग बहुत कुछ अपने मन में रूढ़िवादिता पाल करके रखे हैं। जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट दी तो पार नहीं होनी चाहिए, है ना, इस दिन जैसो बाल नहीं काटना चाहिए, तो फिर बहुत कुछ लोगों का ये रूढ़िवादिता लोग मान करके चल रहे हैं कि इस दिन बाल नहीं काटना चाहिए, इस दिन इस दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए। तो तरह तरह की चीज़ें जो सो रूढ़िवादिता में फंसे हुए हैं आज भी लोग, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं बने बल्कि रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी, है ना, साहित्य की रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है ना। इससे जो है सो क्या होती है, गतिशील आलोचना, है ना, तथा विकास होता है ना। इसी से क्या होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है कि जिससे साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है। यदि आपके पास इस प्रकार का ज्ञान हो, परंपरा का ज्ञान हो, है ना, रूढ़िवादिता को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की अगर आप रचना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आप साहित्य की धारा को मोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होगी, बहुत काफ़ी हर एक चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। तो साहित्य की धारा को तभी आप क्या कर पाओगे, मोड़ सकते हो, युगों का परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे क्या कहता है आपके सामने। देखिए आगे कहता है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, ठीक है ना। जो हमारा साहित्य है ना, वो मनुष्य के संपूर्ण जीवन के संबंध है, ठीक है। यह केवल विचारधारा ही नहीं, बल्कि इसमें मनुष्य की इंद्रियां, बोध, उसकी संभावनाएं भी व्यंजित होती है, ठीक है ना। ये जो है इसमें सिर्फ जो है केवल विचारधारा ही नहीं, बल्कि इसमें हमारे मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, है ना, वो सभी चीज़ों का इसमें बोध होती है, ठीक है। साहित्य का यह पक्ष अधिक अस्थायी होता है, और साहित्य का जो सो यह पक्ष जो है बहुत ही क्या है, अधिक ही अस्थायी होता है, ठीक है। बहुजाति राष्ट्र की हैसियत से संसार का कोई भी देश का मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है ना। हम लोगों को जैसा मालूम है, पूरे विश्व की अगर बात करें तो जितने भी राष्ट्र हैं, यानी जितने भी देश हैं, और अलग अलग देशों में, है ना, क्या है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। वही कहा जा रहा है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से संसार का कोई भी देश, है ना, भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उनकी राष्ट्रीयता किसी दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रमुख कायम करके नहीं, इतिहास और सांस्कृतिक सामंजस्य पर स्थापित हुई है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि विश्व में, है ना, बहुराष्ट्रीय यानी कि अनेकों देशों की तुलना में हमारा जो भारत है, इसका मुकाबला, है ना, कोई और देश वाले हमारे भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। वजह कि यहाँ जो है सो राष्ट्रीयता किसी दूसरी जाति पर क्या करता है, राजनीतिक प्रमुख कायम करके नहीं, है ना, बल्कि इतिहास और संस्कृति, है ना, सामंजस्य पर क्या है, स्थापित हुई है, ठीक है। इसीलिए उसके निर्माण में रामायण, महाभारत का तथा उसमें रचयिताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना, कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ रामायण, महाभारत तथा इनमें रचयिताओं को, यानी कि जिन रचनाकारों ने रामायण को लिखा, महाभारत को लिखा, है ना, इनकी रचना की, उनका भी बहुत बड़ा क्या है, योगदान है, ठीक है ना। इसीलिए, है ना, यहाँ की साहित्य परंपरा का क्या है, मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का, यानी हमारे भारत देश का जो साहित्य है, ये परंपरा का मूल्यांकन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारी परंपरा की अगर बात किया जाए तो ये रामायण, ये महाभारत, है ना, ये सभी चीज़ों का जो सो उल्लेख हम लोग जो आज के डेट में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो सभी ये हमारे जो इनके रचनाकार हैं, है ना,
तो इन्हीं के ऊपर जो सो क्या है सबसे बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो साहित्य है, जो परंपरा है, ये क्या है, इसका मूल्यांकन बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल भी आ चुका होगा। तो चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका उत्तर सहित हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान है ना, जो परंपरा है जो चलती हुई आ रही है, उन परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। तो देखिए इसका आंसर होगा कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहता है ना, करना चाहता है, लकीर के फकीर ना बनकर, है ना, वो लकीर का फकीर नहीं बनना चाहता है, रूढ़िवादियाँ तोड़कर क्रांति लाना चाहते हैं, है ना, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है ना। जो ये सभी चीज़ें चाहते हैं, परंपरा के ज्ञान से ही क्या कर सकते हैं, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगला प्रश्न है कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। इस संदर्भ में लेखक की राय स्पष्ट करें, है ना, लेखक अपना क्या राय देते हैं साहित्य का है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि साहित्य का संबंध मनुष्य के संपूर्ण जीवन से होता है ना। साहित्य का जो है संबंध किससे है, मनुष्य के संपूर्ण जीवन से होता है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीवन क्या करता है, बिताता है। ठीक है ना। साहित्य में मनुष्य की बहुत सी आदिम भावनाएं प्रकट होती है। आदिम मतलब पुराने, जो हमारी प्राचीन काल की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं भी क्या होती है, प्रकट होती है, जो उसे ये प्राणी मात्र से जोड़ती है। ठीक है ना। लेखक के अनुसार साहित्य मात्र जो है विचारधारा मात्र नहीं है ना, साहित्य मात्र विचारधारा मात्र नहीं है ना, बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, है ना, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। तो इसका उत्तर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहुजातीय, है ना, राष्ट्र की हैसियत से, यानी हमारे विश्व में जो भी राष्ट्र यानी जो भी देश हैं, वो हम जानते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की क्या है, जातियां हैं। वही कहा जा रहा है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर होगा कि विश्व में अनेक बहुजातीय राष्ट्र है ना, विश्व में अनेक बहुजातीय राष्ट्र है यानी देश है, किंतु भारत में जितना वैविधित है उतना कहीं नहीं है ना। यानी कि यहाँ पर जितना कि ये विविधताएं हैं उतना कहीं भी नहीं है। यहाँ की विशेषताएं, है ना, यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात तो करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना, यूरोप जैसो कभी भी राष्ट्र नहीं बना। इसीलिए बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत क्या है, मुकाबला कोई और नहीं, भारत से मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।